हेलो दोस्तों, मैं मोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पर। दोस्तों, मैं संस्कृत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसकी मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूं आपके समक्ष। इस पेडागोगी में मैं बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करूंगा। तथ्यों के के साथ साथ बहुत सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक या फिर कीवर्ड पर भी मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थ लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहण न भवेत्। निम्नलिखित में या निम्नलिखित के लिए किस कौशल विकास लेख के लिए किसमें ग्रहण नहीं किया, कौशल विकास लेख किसके लिए ग्रहण नहीं किया जा सकता, ठीक है, या नहीं होना चाहिए। नंबर एक, कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्र लेखन। इनमें से कार्यकृत या कार्यक्रम किसी कार्य के लिए योजना पत्र लेखन, ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर दो, व्याख्यान समय टिप्पणी संकलन, मतलब व्याख्या के समय टिप्पणी संकलन, ठीक है, जिसे नोट टेकिंग बोला जाता है। नंबर तीन, पठन समय टिप्पणी लेखन या पढ़ते समय टिप्पणी का लेखन। नंबर चार, सारांश लेखन या सारांश लेखन में। इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है जो क्वेश्चन को वेरीफाई करता है। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन को दोबारा बोल देता हूँ, को रिपीट कर देता हूँ। नीचे लिखे हुए या नीचे दिए हुए कौशल विकास के लिए किसमें ग्रहण नहीं होना चाहिए। नंबर एक, किसी कार्य के लिए योजना पत्र। नंबर दो, व्याख्यान के समय टिप्पणी लेखन। बिल्कुल, व्याख्या जब कर रहे हो आप लेक्चर मेथड पढ़ा रहे हो तो बच्चे टिप्पणी करेगा तो उसे समझ में आ रहा है। टिप्पणी तब करेगा जब उसे समझ में आ रहा है। पठन समय टिप्पणी लेखन, पठन के समय भी टिप्पणी लेखन करना। पढ़ते समय वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, आपको उनके आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। सारांश के समय भी टिप्पणी लेखन। इसमें जो ऑप्शन नहीं होगा वो किसी कार्य के लिए योजना पत्र लेखन, ठीक है, किसी कार्य के लिए योजना पत्र लेखन। अब की कार्य कर रहे हो उसके लिए आपको योजना जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है, योजना पत्र लेखन। योजना बनाने लिखी पड़ेगी लेकिन उसका पत्र लेखन नहीं करना पड़ेगा। पत्र लेखन मतलब क्या होगा, जैसे अधिपत्र वगैरह आपको देना नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है आंसर नंबर वन। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है, पाठ्य पुस्तक निर्माता व्रत पत्र पत्राकादि मूल लेख्य पाठान कविता वर्णानि साहित्य पाठ्य पुस्तकेषु नियोजन्ति किमर्थम। मतलब पाठ्य पुस्तक निर्माता व्रत पत्र पत्रिका आदि भूल लेखों में पाठ कविता का वर्णन पाठ्य पुस्तक में किस लिए नियोजित करते हैं। पाठ्य निर्माता व्रत पत्र पत्रिका आदि लेखकों का ये मूल पाठों का कविता का वर्णन पाठ्य पुस्तक में किस लिए नियोजित करते हैं। नंबर एक, तानि पठनार्थम उपयोगिनी भवंती, उनको पाठ पढ़ना उपयोगी होता है, इतना है। नंबर दो, तेसु विश्वसनीय स्वाभाविकी च भाषा विद्यते, उनकी विश्वसनीय व स्वाभाविकता भाषा में होती है, उसका विश्वास मतलब ट्रस्ट होता है, ऑथेंटिक होती है नॉलेज। नंबर तीन, पाठ्य पुस्तक निर्माताभ्य तानी रोचते, रोचते मतलब रुचि होती है, पाठ्य पुस्तक निर्माता को उनमें रुचि होती है। नंबर चार, अभ्यास प्रश्नाना निर्माण तेषाम उपयोगिता भवति, अभ्यास प्रश्नों के निर्माण में उनकी उपयोगिता होती है। अभ्यास प्रश्नों के निर्माण में, अभ्यास प्रश्नों के निर्माण से पहले हमें पहले उसके सारांश पे टिप्पणी पे या उस कथावाचक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये ऑप्शन आपका क्रिएट नहीं हो सकता, ये वेरीफाई नहीं हो सकता। नंबर दो, पाठ्य पुस्तक को जब डिजाइन कर रहा है पब्लिक सर, तो उसको रुचि काहे में होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक निर्माताओं में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं है। आपको पाठ्य पुस्तक के निर्माताओं में बिल्कुल रुचि नहीं होती। पाठ्य के अंदर जो भी है उसकी विश्वसनीय होनी चाहिए, उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, वो रोचक होनी चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए पढ़ने में, तभी तो बच्चा उसे पढ़ेगा। उसकी नॉलेज हमेशा ऑथेंटिक होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल रियल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर टू, इसमें ऑप्शन नंबर टू। आप मेरे साथ धीरे धीरे क्वेश्चन को
सॉल्व करने की या पेडागोगी को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आपकी समझ और अच्छी बढ़ेगी संस्कृत भाषा को लेकर। संस्कृत भाषा ऐसी है जैसे अभ्यास करोगे ये संस्कृत भाषा में, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर अभ्यास नहीं करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल आपको एक मार्गदर्शन के साथ साथ आपको एक सही और अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी ओतप्रोत करेगा। आप बस बने रहिए, शर्त यह है। नंबर 2, नंबर 3 क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर 3 पर आते हैं। शिक्षक एक पाठ स्वगतया पठन्ति। शिक्षक एक पाठ स्वगतया पठन्ति। विद्यार्थिन समूहेषु विभज्य मुख्य बिन्दून् आदाय पाठस्य पुनः निर्माण कुर्वन्ति। एकविध एव विध कार्यम अस्ति। अर्थात शिक्षक एक पाठ स्वयं पढ़ता है, स्वतः मतलब स्वयं पढ़ता है। विद्यार्थियों के समूह, विद्यार्थी समूह मतलब विद्यार्थियों के समूह में विभाज्य मतलब बांटकर मुख्य बिंदु बताकर पाठ का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, एक पाठ तो वो स्वयं पढ़ता है, विद्यार्थियों में क्या काम होगा, पाठ का विद्यार्थियों को बांट देता है, एक समूह में बांट देता है, उसके मुख्य बिंदु को बताएगा और विद्यार्थियों को कहेगा कि अपना अपना यहाँ पे एक्सप्रेस करिए, मतलब अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करिए। यह किस प्रकार का कार्य है, एक विध कार्यम, ये किस प्रकार का अस्तिमिस है, किस प्रकार का कार्य है। पारस्परिक सूत्रलेख, वो पारस्परिक सूत्रलेख मतलब सूत्रलेख होता है सुनकर लिखना, सूत्रलेख किसे बोलेंगे, सुनकर लिखना। पारस्परिक सूत्रलेख जब विद्यार्थियों को वो अलग अलग समूह में बांट रहा है तो वो पारस्परिक सूत्रलेख नहीं होगा, डिक्टेशन श्रुतलेख। ठीक है, व्याकरण सूत्रलेख भी नहीं होगा। कार्यक्रम पुनर्लेखन मतलब कार्य का पुनर्लेखन, मैं कार्य को दोबारा लिखा रहा है, रीराइट टास्क दे रहा है, यानी कि वही दोबारा लिखो, ऐसा भी नहीं होगा। वो अलग अलग बांट रहा तो वो सूत्रलेख होगा। ठीक है, वो ऑप्शन इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, वो सूत्रलेख होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषा विकास साधारणतया ज्ञायते। प्रथम भाषा का विकास साधारणतः ज्ञात किया जाता है। प्रथम भाषा का विकास साधारणतः ज्ञात किया जाता है। संज्ञानम इति, संज्ञा से ज्ञात करते हैं। अधिगम इति, अधिगम से ज्ञात करते हैं। अधिगम बोलते सीखने से। ठीक है, सीखना सिखाना ही अधिगम होता है। आपको एक लाइन होता है, चाहे बीएड के स्टूडेंट हो, डीएलएड के हो या बीटीसी के, तो पहले लिखा हो सीखना सिखाना ही हमारे यहाँ पे है। हम बच्चों से भी सीखते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना। अधिग्रहणमिति, अधिग्रहण से, प्रथम अधिग्रहण से, जिसे ये भी एक कौशल होता है, अधिग्रहण एक कौशल होता है। परिवर्धनम या फिर विकास से, डेवलपमेंट, परिवर्धन मतलब विकास से, तो इसमें अधिग्रहण, हम अधिग्रहण करते हैं। पहले हम एक्विजिशन करते हैं किसी चीज़ के बारे में, अधिग्रहण करेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को उतारेंगे, उतारने के बाद हम उसे एक्सप्रेस करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे टीचर होता है, कुछ टीचर आइडियल होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी को केवल उनकी जो रूपरेखा होती है ना, बच्चे उसे उतारने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, उनके नकल करते हैं, तो अधिग्रहण करना ही बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कस्यचित् शिक्षकाया कक्षाया छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति। मतलब किसी अध्यापिका की कक्षा में विद्यार्थियों की मातृभाषा अलग अलग है। कोई कक्षा है जिसके अंदर क्या है, अध्यापक की कक्षा में विद्यार्थी जो अलग अलग मातृभाषा की बोलते हैं। कोई भैया तमिलनाडु से है, उनकी मातृभाषा अलग होगी। कोई बिहार से है, वो भोजपुरी बोल रहे होंगे। कोई अलग अलग भाषाएं हैं, चाहे कोई झारखंड से हैं, वो झारखंडी बोल रहे होंगे, वेस्ट बंगाल से बांग्ला बोल रहे हैं, और अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अपनी खड़ी बोली। सा ता सा प्रत्येक छात्र स्वभाषाएं परस्पर अभिवादयति निर्दर्शनति। आगे बोलते हैं, वह प्रत्येक छात्र को अपनी अपनी भाषा में परस्पर अभिवादन करने के लिए निर्देश देती है। प्रतिदिन छात्रा विभिन्न भाषाणां शब्दस्य परिचयार्थ प्रयत्नशील भवन्ति। प्रतिदिन विद्यार्थी विभिन्न भाषाओं को शब्दों के साथ परिचय के लिए प्रयत्नशील होते हैं एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितेषु कथमम आश्रयन्ति। मतलब इस प्रकार अध्यापिका साधन के रूप में निम्न से किए जाते हैं, किस हिसाब से किए जाते हैं। नंबर 1 भाषा के बाद मतलब भाषावाद है। नंबर 2 साधन रूपेण बहुभाषावाद।
ठीक है, या वो साधन रूप में बहुत सी भाषाओं को बहुभाषिता के रूप में देखेगी, या योजना रूपेण विभिन्नता, या फिर योजना के रूप में विभिन्नता को देखेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन कैसा होगा? पहले तो आप क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी अध्यापिका की कक्षा में विद्यार्थियों की मातृभाषा अलग अलग है, वह प्रत्येक छात्र को अपनी सामान्य अपनी 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 भाषा को परस्पर परस्पर अभिवादन, अभिवादन मतलब जैसे कि नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग करना या बोलना, अभिव्यक्ति जाहिर करना के लिए निर्देश देती है। प्रत्येक छात्रों को विभिन्न भाषाओं में शब्दों के साथ परिचय के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अपनी अपनी भाषा में प्रयत्नशील हो रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी भाषा में वो अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं जी। इस प्रकार अध्यापिका साधन के रूप में निम्न से किसे वो हमेशा भाषावाद को जन्म नहीं देगी, क्योंकि ऐसा नहीं, आप अगर आप भाषावाद को जन्म दे रहे हैं तो इससे बच्चे का अपनी भाषा के प्रति मोरल डाउन होगा, और मोरल हमें किसी का डाउन करना ही नहीं है। नंबर 2, संसाधन रूप में बहुत सी भाषाओं को वो संसाधन के रूप में देखेगी, बहुत सी भाषाओं को सबको बताएगी। बहुत, हमारा देश एक बहुभाषी देश है, ठीक है, यहाँ पे बहुभाषिकता है। कहा भी गया है, कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बदले वाणी। कोस कोस पे पानी बदलता है, हर कोस पे वाणी भी बदलती है। तो हमारा बहुभाषी देश है, तो हमें बहुभाषी संसाधन के रूप में करेंगे बच्चों को। देखो इनकी भाषा भी बहुत अच्छी है, ये भी सीखने योग्य भाषा है, ठीक है। जितनी भाषाओं को आप सीखने योग्य भाषा है, इंग्लिश भी सीखने योग्य भाषा है, बांग्ला भी सीखने योग्य भाषा है, भोजपुरी भी सीखने योग्य भाषा है, कन्नड़ भी सीखने योग्य भाषा है, तमिल भी सीखने योग्य भाषा है। उन्हें संसाधन के रूप में भाषाओं का से ओतप्रोत करेंगे बच्चों को, ठीक है। बहुभाषिता पे तो जन्म देना ही नहीं है। ये पेडागोगी का कोई पोर्शन होता नहीं कि हम बहुभाषिता दिखाएंगे, बहुभाषिता बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर है। तो इसलिए संसाधन के रूप में बहुभाषावाद को हम कहेंगे कि भाई ये सब भाषाएं सीखने योग्य है। नेक्स्ट, विद्यार्थ्यभ्य एकस्य भाषाए परिचयार्थ कथम मार्ग न समुचित। विद्यार्थियों के लिए एक ही भाषा में परिचय करने के लिए कितने मार्ग समुचित नहीं है, कितने मार्ग समुचित नहीं है। आप विद्यार्थियों का परिचय करते हो, उनको परिचय करने के लिए कितने मार्ग समुचित नहीं है, या कौन सा इनमें मार्ग समुचित नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, इनमें कौन सा मार्ग समुचित नहीं है। मौखिक श्राविका दान प्रदान द्वारा, मतलब सुनने वालों की मौखिक आदान प्रदान द्वारा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। आदान प्रदान से हम बहुत कुछ ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे से जब आदान प्रदान करेंगे तो हमारी जो है ज्ञान बढ़ेगा उस चीज़ को। अंत्यानुप्रास विभातानी या अंत्यानुप्रास विताभि गीते च, कविताओं व गीतों के द्वारा, कविताओं व गीतों का शब्दे लघु वाक्य च, शब्दों और लघु वाक्यों के द्वारा, बिल्कुल करेंगे। शब्दों और लघु वाक्यों के द्वारा बच्चा अभिव्यक्त करेगा तो उसका हेजिटेशन भी दूर होगी, उसका मोरल डेवलप होगा, बिल्कुल करेंगे। वर्णमालाया अक्षराणा शिक्षणेन, मतलब वर्णमाला के अक्षरों को सीखने से, वर्णमाला के अक्षरों को सीखने से कौन सा परिचय होता है? बिल्कुल परिचय नहीं होगा, वो तो फिर वर्णमाला का परिचय होगा। तो ये इसका जो है समुचित आंसर नहीं है, मतलब ये मार्क समुचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, ये दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से आपको चूज करना है। ये भी पॉजिटिव आंसर दिख रहा है आपको, ये भी पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव आंसर नहीं है, क्योंकि वर्णमाला पे तो हमें ध्यान देना है, और ये हमेशा निगेटिव सेंस में होना चाहिए। निगेटिव सेंस में होता है, सॉरी, निगेटिव सेंस में ही होता है ऑलवेज। ये वर्णमाला को कभी रटवाना नहीं है बच्चों को। जहाँ पे वर्णमाला होगा ना, वो आपका निगेटिव आंसर होगा, ये याद रखना। जहाँ कंठस्थ होगा, वर्णमाला होगा, ये सब निगेटिव है। बच्चे को डांटना है, प्रताड़ित करना है, दंडित करना है, ये सब निगेटिव होते हैं, ये भी याद रख के चलना है, ठीक है। बच्चों को हमेशा संदर्भ युक्त वातावरण देना बहुत पॉजिटिव आंसर होता है, ठीक है। बच्चे में सृजनात्मक विकास करना, सृजनात्मक जहाँ शब्द आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो हमेशा पॉजिटिव वे में जाता है, ठीक है। 95%। मैं धीरे धीरे आपकी सब ये जो कीवर्ड है ये लिखवा दूंगा एक बार को किसी दिन को, और इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। मैं आने वाले समय में ये भी लिखवा दूंगा, अगली कोई सीरीज लेके आऊँगा। और वैसे मैं धीरे धीरे आपको बताता भी जा रहा हूँ कि कौन कौन से अप्रोप्रिएट होते हैं, कहाँ अप्रोप्रिएट नहीं होता, कौन सा निगेटिव सेंस में जाता है, कौन सा पॉजिटिव सेंस में जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बताते चल रहा मैं आपको। चलो इस श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम, ठीक है। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद नाम क्या है?
मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद का नाम क्या है? ठीक है, अनेक भाषाणां विदेशी भाषाणां च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। ठीक है, अनेक भाषाओं के विदेशी भाषाओं की मातृभाषा के रूप में अध्ययन, अनेक भाषाओं का विदेशी भाषाओं का मातृभाषा के रूप में अध्ययन। ये आप साथ साथ मेरे साथ करते कोशिश करिए। आप आंसर तो आपको लास्ट में पता ही चल जाएगा क्या होगा, लेकिन आप कोशिश करिए, क्योंकि श्रृंखला के साथ आप पढ़ोगे तो आपकी सोच समझने की क्षमता बढ़ेगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ठीक है, नंबर 2, केवल मातृभाषा या अधिगम, केवल मातृभाषा में से बिल्कुल नहीं, केवल मातृभाषा को ही हमें वो नहीं करना, औचित्य नहीं देना है कि हाँ मातृभाषा में ही करना। नंबर 3, मातृभाषा माध्यमेन अधिगम, मातृभाषा के माध्यम से अधिगम, बिल्कुल नहीं। नंबर 4 पे क्या आता है? प्रथम मातृभाषा या अधिगम तदनुपरांत अधिकाना भाषाणा योग, मतलब पहली मातृभाषा का अधिगम और उसके बाद अनेक भाषाओं का योग। आपको पहले बच्चे को मातृभाषा में बताना पड़ेगा। ठीक है, मम्मी माँ को फिर बताओगे कि दूसरी भाषा में, जैसे इंग्लिश में माँ को हम मदर बोलते हैं, फिर वो मदर बोलेगा। ठीक है, इस टाइप से हमें जो है पहले उसे मातृभाषा में पढ़ाना, उसके बाद अन्य भाषाओं की नॉलेज देनी है, फिर अन्य भाषाओं में उन्हें पढ़ाना, उसका संचार करना है, उससे ओतप्रोत करना अन्य भाषाओं से, तो बच्चे को उसमें समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी बनेगा, रोचक बनेगा, बच्चा मजा लेगा उस चीज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी श्रृंखला का, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते, विद्यालय की भाषा शिक्षा नीति जानी जाती है, विद्यालय की भाषा शिक्षा नीति जानी जाती है। एजुकेशन इन या लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब आता है त्रिभाषा सूत्रम, बिल्कुल एनसीएफ के अनुरूप त्रिभाषा सूत्रम में बात की गई है। शिक्षा भाषा, नंबर 2, बहुभाषिता इति, मतलब शिक्षा की भाषा में, शिक्षा या भाषा इति, शिक्षा की भाषा में, बहुभाषा इति, मतलब बहुभाषा शिक्षा में। नंबर 4, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद इति, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद। बहुभाषावाद से, अगर बहुभाषावाद में हमें नहीं जाना है, बहुभाषावाद निगेटिव आंसर होता है कभी कभी, अगर निगेटिव सेंस में जाते हैं, जब नहीं होता तो बहुभाषावाद उस समय क्वेश्चन के समक्ष वो सही होता, बट अब ये है निगेटिव सेंस में, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षा भाषा है थी, शिक्षा से भाषा या शिक्षा की भाषा से, बहुभाषिता या बहुभाषी शिक्षा थी, तो बहुभाषी शिक्षा से ये भी नहीं होगा। त्रिभाषा सूत्रम, एनसीए में 3 भाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जो लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए वो 3 भाषाओं पे, त्रिभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है लेकिन करते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है, आपको साथ साथ पढ़ना है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें पॉजिटिव आंसर चूज करना है कि कौन इसे पूरा पूरा वेरीफाई करता है, ऐसे जस्टिफाई करता है। ठीक है, समुच्चय भाषा या उपागम, समुच्चय भाषा या उपाय, समुच्चय बोलेंगे संपूर्ण भाषा, संपूर्ण भाषा की पहुंच है, उपागम में या होल लैंग्वेज अप्रोच है। सर्वा भाषा समान मार्ग एवं अधिगम्यते इति अवधारणा, सभी भाषा समान मार्ग से ही अधिगम्य की अवधारणा, अधिगम्य की अवधारणा, सभी भाषा मार्ग रूप से अधिगम्य की अवधारणा। नंबर 2, विद्यार्थिना भाषा अधिगम भवन्ति अक्षर ध्वनि ज्ञानानंतर शब्दानां शब्द समूहाना वाक्याना च ज्ञानेन इति अवधारणा। बहुत लंबा ऑप्शन है। विद्यार्थी की भाषा अधिगम होता है अक्षर ध्वनि और ज्ञान की अवधारणा से। विद्यार्थी की जो भाषा अधिगम होगा वो अक्षर ध्वनि और ज्ञान की अवधारणा से होगा। नंबर 3, विद्यार्थिना भाषा अधिगम भवन्ति भाषिक खंडव्य अनंतर ते वर्णानाम अक्षराणा च बोध कुर्वन्ति इति अवधारणा। विद्यार्थियों का भाषा अधिगम होता है, भक्ति माने होता है भाषिक खंडों से, भाषिक खंडव्य मतलब भाषिक खंडों से, इसके बाद अनंतर थे, इसके बाद वर्णों और अक्षरों के ज्ञान की अवधारणा से, अक्षरों और ज्ञान की अवधारणा से। पहले भाषा का क्या होगा, भाषा का अधिगम करेगा तब इसके वर्णों का ज्ञान होगा। जब अपनी भाषा में वो सीखेगा तभी तो वो कुछ बोलेगा, जब अभिव्यक्ति या एक्सप्रेस करेगा तभी तो वो कुछ सीखेगा। नंबर 4 ऑप्शन,
भाषा अधिगमस्य आरम्भ भवति लघुत्तमेन एकन वर्णमालाया अक्षरेण इति अवधारणा। भाषा अधिगम का प्रारंभ होता है जब सबसे छोटे वर्णमाला के एक अक्षर से, सबसे छोटे वर्णमाला के एक अक्षर से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा? इसमें कौन सा होगा? विद्यार्थियों की भाषा अधिगम होता है पहले भाषिक खंडों से, इसके बाद वह वर्णों और अक्षरों की ज्ञान की अवधारणा से होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, समुच्चय भाषा अवगाम, संपूर्ण भाषा की पहुंच है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है दोस्तों, भाषा अधिगमार्थ कंठस्थीकरणम अंग रूपेण भाषा शिक्षणस्य के उपागम स्वीकरोति। भाषा अधिगम को अर्थ याद करने से भाषा शिक्षण में अंग रूप को कौन सा उपागम स्वीकार करता है? अंग रूप से कौन सा स्वीकार करता है? कंठस्थीकरण मतलब रटने से कौन सा उपागम स्वीकार करता है? नंबर 1 संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। नंबर 2 पे संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संप्रेक्षण पद्धति, संप्रेक्षण पद्धति। अब रटने से क्या करेंगे? बच्चे को कै खे गे घे ये रटना ही पड़ता है, तो सीधा सीधा आंसर जा रहा है, ग्रामर में जा रहा है। व्याकरण ऊपर दे रखा, भाषा अधिगम में भाषा को कौन सा उपागम स्वीकार करता है? ग्रामर तो करेगा ही करेगा ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, यही होगा आपका एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, काव्या एक भाषा शिक्षका अस्ति, सा विषयानुगुण शब्दानां आहरण कुर्तु तेषा सहगामी शब्दानां च आहरण कुर्तु छात्राणां निर्दर्शति, ऐसा योजना पद्धति ज्ञायते। काव्य एक भाषा शिक्षक है। काव्य कौन है? एक भाषा शिक्षक है। काव्य एक भाषा शिक्षिका, काव्य एक भाषा शिक्षक है। वह स माने वह, विषयों, विषय के गुण, विषयानुगुण मतलब विषय के गुण, शब्दों के व्याकरण करने के लिए, शब्दों के व्याकरण करने के लिए उनको सहगामी शब्दों और छात्रों को व्याकरण करने का निर्देश देती है। उसे सहगामी मतलब साथ साथ क्या कहती है कि बच्चों क्या करो, सहगामी शब्दों के और जो है व्याकरण करने को व्याकरण करो आप। ठीक है, निर्देश दे दिया उसने। ऐसी योजना या ऐसी पद्धति को जाना जाता है, ज्ञानते मतलब जाना जाता है। ऐसी पद्धति को क्या जानते हो? शब्द निर्माण इति, साथ साथ आप इसका आंसर चूज करिए कौन सा होगा। शब्द निर्माण इति शब्दों के निर्माण, विन्यास इति मतलब विन्यास है, या फिर शब्द जाल इति या शब्दों का जाल है, या शब्द क्रीड़ा अस्ति या शब्द की क्रीड़ा है। तो इसमें विन्यास अस्ति, ये विन्यास को बोल रही है। मतलब काव्य एक भाषा की शिक्षा है, वह विषयों के गुणों और शब्दों के व्याकरण करने के लिए उनको सहगामी शब्दों और छात्रों को व्याकरण करने का निर्देश देती है। इस योजना पद्धति को जाना जाता है विन्यास पद्धति से। तो ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट आंसर होगा। विन्यास करने का, जो विन्यास करेगा छात्र, तो तब उसे पता चलेगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय, इसका विन्यास विद्यालय। ठीक है, इस टाइप से वो विन्यास करेगा, उसकी समझ बढ़ेगी, उसकी परख बढ़ेगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छात्राणां भाषा दक्षताया परीक्षण कुर्तु शिक्षा एक प्रश्नं प्रस्तौति, तस्मिन् सा प्रत्येक प्रश्नं पद प्रत्यहत्य एक परिच्छेद ददाति, छात्राणां से पंचम तत् रिक्त स्थानम पूर्वयतु छात्राणां निर्दर्शति। अर्थात छात्रों का एक शब्द दक्षता में परीक्षण करने के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत करती है। उसमें तस्मिन उसमें से सामान्य वह, उसमें से वह प्रत्येक 5 पद, पंच माने 5 पद, 5 पद एक परिचय देती, 5 पद का एक परिचय ददाती में से देती है। छात्राणाम, छात्रों को उन 5, पंचम माने 5 रिक्त स्थानों
को भरने के लिए निर्देश देती है। छात्रों को निर्देश देती है। छात्रान निर्देश देती है मतलब छात्रों को निर्देश देती है। एक प्रकारम परीक्षा विधि ज्ञाते, इस प्रकार की परीक्षा विधि को जाना जाता है। किस तरीके से जाना जाएगा? क्लोज परीक्षा इति, या क्लोज परीक्षा विधि। अवबोधम पूर्वक पठन इति, पठित गद्यांश विधि। शब्द ज्ञान परीक्षा इति, शब्द ज्ञान परीक्षा इति, या शब्द ज्ञान की परीक्षा। शून्य स्थान पूरणम इति, या रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थान मतलब क्या दे रही है? वो छात्रों को दक्षता का परीक्षण दे रही है। दक्षता का परीक्षण दे रही है तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक क्लोज टेस्ट होता है। उसमें बड़ा सा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, हिंदी में भी होता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। उसमें वर्ड चुन, एक कौवा बहुत प्यासा था, एक लिख देंगे, कौवा को रिक्त स्थान दे देंगे, बहुत प्यासा था। कौन था प्यासा? उसने घड़े में कंकड़ डाली, कंकड़ को वो कर देंगे, रिक्त स्थान की तरह दे देंगे, तो वो क्लोज टेस्ट की तरह वर्क डन कर रही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट होगा वो ए ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। वो क्लोज टेस्ट दिया है। अगर रिक्त स्थान देता तो एक लाइन में दे देती रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मेथड अलग होता है, क्लोज टेस्ट का मेथड अलग होता है, वो आपको पता ही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दाना समुचित क्रमेण प्रयोग। मतलब बातचीत, संभाषण समय मतलब बातचीत करते समय उचित उच्चारण के साथ समुचित शब्दों का क्रम से प्रयोग करें। क्रम से प्रयोग करना है। अगर आप बातचीत कर रहे हो उचित शब्दों का, तो ये कौन से मेथड के अंतर्गत आएगा, या कौन सी भाषा का आप यूज करोगे? यहाँ पे भाषा प्रयोग धारित भाषा, भाषा पर आधारित प्रयोग, संकेत भाषा, संभाषण प्रक्रिया या संभाषण प्रक्रिया, भाषा व्यापार। इसका क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। क्वेश्चन में संभाषण समय या संभाषण प्रक्रिया का ही प्रयोग करोगे। जो बातचीत में आप प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ पे संभाषण का ही प्रयोग करोगे, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर जो है उसके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है। ठीक है, इस चीज़ों को भी ध्यान रखना, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना, कोई हार्ड नहीं है पेडागोगी। और आप हमारे साथ बने रहे तो और हम इजी बनाते चले जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ मैं टॉपिक लेने के आने वाला हूँ। एक पूरा समुचित पाठ्यक्रम यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल दिशा निर्देश के साथ, और शोध करके। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया, जो एग्जाम में आता है वही तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों। कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति तस्य उपयोग क्रियते। अर्थात कथा कथन एक शिक्षण शास्त्र उपकरण है तस्य उपयोग क्रियते, इसका उपयोग करते हैं। नंबर एक, कक्षायाम अनुशासन पालयितुम, कक्षाओं में अनुशासन का पालन करने हेतु। नंबर दो, श्रवण कातिविधो छात्राम नियोजितुम, सुनने वाले छात्रों को नियोजित करने हेतु। नंबर तीन, छात्राणां संभाषण कौशल से विकासार्थम, विद्यार्थियों को बातचीत कौशल विकास के लिए। नंबर चार, भाषा साहित्य कौशल से विकासार्थम, भाषा साहित्य कौशल के विकास के लिए, भाषा साहित्य के कौशल के विकास के लिए। दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। कथा कथनम एवं शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति तस्य उपयोग क्रियते। कथा कथनम या कथा कथन एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, इसका उपयोग करते हैं कक्षाओं का अनुशासन का पालन करने हेतु, सुनने वाले छात्रों को नियोजित करने हेतु, विद्यार्थियों में बातचीत और कौशल का विकास के लिए, भाषा साहित्य। अगर हम किसी कथा कथन का उपयोग करेंगे तो भाषा साहित्य के कौशल के विकास के लिए ही हम उसका उपयोग करेंगे, जिससे भाषा का कौशल का साहित्य हो। ठीक है, भाषा कौशल का साहित्य होगा तो उसका विकास होगा, तो बच्चों में सोच समझने की या सृजन करने की क्षमता बढ़ेगी। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। सह संदर्भ व्याकरणम, संदर्भ सहित व्याकरण का नाम है। नंबर एक, व्यवस्थित संरचनात्मक माध्येन रूपणान अधिगमन येन विद्यार्थी क्रमश विकास प्राप्नोति। मतलब व्यवस्थित संरचना माध्यम से रूपों में अधिगम जिनसे विद्यार्थी क्रम से विकास प्राप्त होता है, जिससे विद्यार्थी को क्रम से विकास प्राप्त होता है। नंबर दो,
पुनः 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 बार बार अभ्यास बलेन व्याकरणस्य अधिगमनम, अभ्यास बल से व्याकरण का अधिगम करके। नंबर 3 पूर्वम रूपाणाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोग इति प्रवृत्ति, मतलब पहले रूपों में ज्ञान उनके बाद प्रयोग के प्रति प्रवृत्ति। पहले रूपों को तो ज्ञान, उसके बाद प्रयोग के करने की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। नंबर 4 है स्वाभाविक भाषाया उद्धरणेषु रूपाणा परिचय तथा परिचयते संदर्भे तेषाम अध्ययनम, स्वाभाविक भाषाओं के उदाहरण के रूप में परिचय तथा उनके संदर्भ का अध्ययन है। इस हिसाब से अगर बात करें, संदर्भ सहित व्याकरण का नाम है तो स्वाभाविक भाषा का उदाहरण के रूप में और परिचय कराने से संदर्भ का अध्ययन हो रहा है, तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, इस श्रृंखला का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट श्रृंखला लेकर आऊँगा आपके समक्ष, चौथी श्रृंखला लेकर आऊँगा 4th नंबर पे। तो उसमें भी मैं बहुत से कीवर्डों के साथ और बहुत सी पॉइंटों को लेकर आऊँगा जो आपको स्वाभाविक प्रवृत्ति के लिए या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।